दोस्तों ये स्टोरी का 51 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जा करके चेकआउट करें। विवान का चेहरा मास्क से ढका था, इसलिए वह किसी की पहचान में नहीं आ रहा था। विवान उसे खुद से दूर करते हुए जाने लगता है, पर वह लड़की उसका रास्ता रोके खड़ी उसे जाने से रोकते हुए उसके सामने सेक्सी स्ट्रिप करते हुए नाच रही थी। विवान को गुस्सा आ रहा था। उसने उस लड़की का हाथ झटक उसे दूसरी तरफ धकेल दिया। उन लोगों के बीच विवान के ऐसे उसे खुद से दूर करने से वह उन आदमियों के बीच छुपकर उनके बीच से निकल रहे विहान की बाहों में जा गिरी। वह विहान की आंखों में देखने लगी जो उसे अट्रैक्ट कर रही थी। विहान ने उसे ठीक से खड़े करते हुए उससे दूर हुआ तो उसने विहान का हाथ पकड़ उसे अपने करीब खींच लिया। विहान ने उसे खुद से दूर किया और वहां से निकल गया। गाने की आवाज सुनकर झरना ने गुस्से से कहा, साला हमको यहाँ कैद करके खुद बाहर रंगोलियां मना रहे हैं। बस एक बार हम यहाँ से निकल जाएं, फिर बताते हैं हम इन्हें झरना क्या चीज है। मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा है आज विवान को इतनी देर क्यों लग रही है। हर बार तो हमें बचाने टाइम पर आ जाते हैं। सांझ ने परेशान होते हुए कहा, हम भी यही सोच रहे हैं हमारे हीरो को इतना टाइम क्यों लग रहा है। झरना ने मुंह लटकाते हुए कहा। तभी उन सब ने कुछ आवाजें सुनी, लगता है कोई बाहर से दरवाजा खोल रहा है। सांझ ने अनुमान लगाते हुए कहा। उन सब की नजरें दरवाजे पर टिकी थी। तभी दरवाजा खुला और एक परफेक्ट बॉडी वाला आदमी उनके सामने था। कपड़े देखकर वह सब समझ गई कि यह उनका ही आदमी है, पर झरना और सांझ की नजरें उस आदमी की आंखों को देख रही थी। तभी विवान ने अपने चेहरे से मास्क हटाया। विवान का चेहरा देखकर तो बाकी लड़कियों के भाव नहीं बदले, पर सांझ और झरना के होंठों पर स्माइल आ गई। सांझ ने आगे बढ़कर जल्दी से विवान को हक कर लिया, पर तभी एहसास हुआ वह अकेली नहीं है जो विवान के गले लगी। आंखें खोलकर सांझ ने देखा तो एक साइड से झरना विवान के गले लगी हुई थी। सांझ ने विवान को देखा तो कंफ्यूजन में दोनों को जो देख रहा था, झरना भी अजीब नजरों से सांझ को देख रही थी। दोनों उससे अलग हुई और एक दूसरे पर उंगली पॉइंट करते हुए एक साथ बोली, यह मेरा बॉयफ्रेंड है। उनकी आवाज लाउड थी और बोल सेम, जिसे सुनकर सब दोनों को हैरानी से देख रहे थे। झरना, यह मेरा है, मैं इससे प्यार करती हूँ, मैं निश्चित हूँ तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। सांझ ने झरना को समझाते हुए कहा। सांझ, हम जानते हैं हमारा हीरो बहुत हैंडसम है, पर इसका मतलब यह नहीं तुम उसे देखते ही अपना बॉयफ्रेंड बना लो। झरना ने कहा, देखो ना यह क्या बोल रही है, तुम बताओ तुम मुझसे प्यार करते हो ना। सांझ ने विवान की बाहें पकड़ते हुए कहा। तभी झरना ने भी विवान का दूसरा हाथ पकड़ते हुए कहा, हाँ हीरो बताओ इसे तुम हमारे हो। विवान को समझ नहीं आ रहा था आखिर यह दोनों लड़कियां उसे लेकर क्यों लड़ रही हैं। विवान ने सांझ का हाथ पकड़कर कहा, लड़ना बाद में, चलो यहाँ से, वह लोग कभी भी आ सकते हैं। तुमने इसका हाथ क्यों पकड़ा, किस हमें करते हो, सोते हमारे साथ हो, प्यार हमसे करते हो और हाथ इसका पकड़ रहे हो। झरना ने विवान को घूरते हुए कहा। विवान की नजरों में झरना एक पागल लड़की थी जो उस पर ऐसे इल्जाम लगा रही थी, तो वहीं झरना की बात सुनकर सांझ का पारा हाई हो गया। उसने विवान से अपना हाथ छुड़ाया और उसे गुस्से से देखते हुए बोली, क्या यह सच बोल रही है, तुम इसके साथ सोए थे। विवान ने अपना एक हाथ अपने माथे पर रख लिया और सहलाने लगा। उसके सर के ऊपर से सारी बातें जा रही थी। तभी उसकी नजर सामने से आ रहे आदमियों पर गई जो इसी तरफ आ रहे थे। विवान उन्हें रोकने के लिए उस तरफ बढ़ गया। इधर सांझ और झरना एक दूसरे को घूर रही थी। विवान के वहां से हटते ही उन्हें ढूंढते हुए विहान वहां आ गया। झरना, तुम ठीक हो ना, विहान ने क्यूरियस होते हुए पूछा। धोखेबाज आदमी, और कितने चेहरे हैं तुम्हारे, और कितनी लड़कियां हैं तुम्हारी जिंदगी में, मुझे किस करके प्यार का दावा मुझसे करके रहते इसके साथ हो, बेशरम आदमी। सांझ ने एक सांस में ही विहान को सब कह दिया। विहान ने सांझ को देखकर मन ही मन खुद से कहा, नॉट अगेन। यह पागल लड़की यहाँ भी। वह झरना की तरफ मुड़ा और उससे कुछ कहने को हुआ, पर तभी झरना ने उसे रोकते हुए कहा, हमारे सामने शरीफ बनते हो और एक साथ दो दो लड़कियों को चीट करते हो।
झरना ने गुस्से में कहा। विहान ने झरना को ऐसे देखा जैसे वह कोई बेवकूफ हो और सांझ को ऐसे देखा जैसे वह कोई पागल हो। विहान ने भी उन्हें कोई सफाई नहीं दी। तभी पीछे से एक आदमी ने कहा, तुम सब बाहर कैसे आई और तू कौन है? विहान के पीछे खड़े आदमी ने कहा। विहान ने पीछे पलटते हुए उस आदमी को पंच मारा। पंच पड़ते ही वह आदमी नीचे गिर गया। विहान ने देखा सामने से और आदमी आ रहे हैं तो उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ गया। झरना और सांझ ने अपनी लड़ाई एक तरफ कर उन लड़कियों को वहां से निकालने में उनकी मदद करने लगी। इधर विहान और विवान दोनों अपोजिट साइड में लड़ रहे थे। अब तक हरीश के पास भी खबर पहुंच गई थी। विहान उबराए एक बार फिर उसका बनता काम बिगाड़ने आ गया। हरीश ने अपने सारे आदमियों को उसे रोकने में लगा दिया। जिस तरह से उसके आदमी मार खाकर नीचे बेजान हालत में गिर रहे थे, उससे जल्दी ही पता चल गया विहान अकेला नहीं है, उसके साथ उसका आदमी भी है। उसने अपने हाथ से गन ली और विहान पर निशाना साधा, पर तभी झरना ने उसके ऊपर कुछ फेंका जिससे उसके हाथ में पकड़ी गन नीचे गिर गई। झरना ने हरीश को विहान पर निशाना लगाते हुए देख लिया था। हरीश ने नीचे गिरी गन को उठाया और इधर उधर विहान को देखने लगा। उसकी नजरें विवान के ऊपर जाकर रुकी। हरीश ने इस बार विवान पर गन पॉइंट किया, पर तभी सांझ ने उसके कंधे पर डंडे से मारा। हरीश ने गुस्से में पीछे पलटकर देखा, सांझ हाथ में डंडा लिए डरी सहमी नजरों से उसे देख रही थी। हरीश ने सांझ के हाथ से डंडा छीनकर उस पर गन पॉइंट कर सामने किया। झरना ने जब यह देखा तो वह सांझ की हेल्प के लिए आगे बढ़ी, पर अगले ही पल हरीश ने वहीं पड़ी दूसरी गन उठाकर झरना पर पॉइंट कर दिया और कहा, तुम दोनों बार बार बीच में आकर मेरा बनता काम बिगाड़ रही हो। अब पहले मैं तुम दोनों को ही मारूंगा। बाद में उसे अपनी बात खत्म करते ही हरीश ने हवा में फायरिंग की। गोलियों की आवाज सुनकर कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गए। झरना और सांझ ने अपने कानों को हाथ से ढक लिया। तभी हरीश ने फिर से दोनों के ऊपर गन पॉइंट करते हुए कहा, बस बहुत हो गया, सामने आओ वरना मैं इन दोनों लड़कियों को मार दूंगा। विहान ने पलट कर देखा, हरीश के निशाने पर झरना और सांझ है। विहान उसके सामने आकर खड़ा हो गया। आवाज विवान के कानों तक भी गई थी, पर वह उनसे कुछ दूरी पर था, जहां से उसकी नजरें सिर्फ हरीश को ही देख पा रही थी, जिसके निशाने पर वह दोनों लड़कियां थी। विहान बॉक्स की लंबी चौड़ी लाइन की वजह से विवान की नजरों से छुपा हुआ था। विवान भी हरीश की ओर बढ़ गया। इधर हरीश ने विहान को अकेले देखकर कहा, तेरा साथी कहाँ है? हरीश की बातें सुनकर विहान सोचने लगा, मैं तो अकेला आया हूँ, यह किसकी बात कर रहा है? तभी हरीश ने फिर से कहा, उसे भी बुला जो तेरे साथ आया है, वरना मैं इन दोनों को। अभी हरीश ने इतना ही कहा था कि तभी उसके राइट हैंड में रखे बॉक्स गिरने लगे। हरीश ने डर कर गोलियां उस ओर चला दी। एक आदमी जिसकी पीठ पर हरीश की गोलियां लग रही थी, उसके पीछे छुपा आदमी उस आदमी को पकड़े हुए आगे आया। जब तक हरीश ने डर कर अपनी गन की सारी गोलियां अपने ही आदमी पर चला दी थी, जिसे विवान ने अपने सामने करके पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से विवान पूरा ढका हुआ था। जब हरीश के गन की सारी बुलेट से खर्च हो गई तो उसकी गन से अजीब आवाज आने लगी। उस आवाज को सुनकर विवान निश्चित हो गया कि हरीश के गन की सारी बुलेट खत्म हो गई हैं। निश्चित होते ही विवान ने उस आदमी को छोड़ दिया जो एक लाश बन चुका था। विवान के सामने से उस आदमी के हटते ही विवान का चेहरा सबको दिखा। विहान हैरानी से आंखें बड़ी किए अपने से कुछ दूरी पर खड़े विवान को देख रहा था, जिसकी शक्ल सेम उसकी जैसी थी। विवान जिसकी नजर झरना और सांझ हरीश पर थी, उन तीनों की आंखें विवान को देखकर फटी हुई थी। वह तीनों ही कभी विवान को देखते तो कभी विहान को। उनकी नजरें जो बार बार इधर उधर हो रही थी। विवान ने उनकी नजरों का पीछा कर उस तरफ देखा। अपने सामने खड़े शख्स को देखकर विवान को ऐसा लगा जैसे वह मिरर में खुद को देख रहा है। विवान की आंखें बड़ी हो गई और उसकी आईब्रो तन गई। तो वहीं दूसरी तरफ एक शख्स जो आंखें बंद किए लेटा था, उसने अचानक ही अपनी आंखें खोली। यह क्या, तुम दोनों को तो एक जैसे दिखते हो? हरीश ने लड़खड़ाते शब्दों में कहा। झरना और सांझ तो अभी भी हैरानी में थी। वह दोनों उन दोनों को देखने के बाद एक दूसरे को कंफ्यूजन में देख रही थी। उन्हें प्यार में धोखा नहीं मिला था, बल्कि उन्होंने जिनसे प्यार किया वह एक नहीं दो अलग अलग इंसान थे, जो एक दूसरे की कार्बन कॉपी थे। हरीश की बात सुनकर दोनों अपने सेंस में आए और उसकी तरफ बढ़ गए। दोनों ने मिलकर हरीश को बहुत मारा, इतना मारा कि उसकी हालत मरने वाली हो गई। हरीश को मारते वक्त विवान और विहान की पोजीशन चेंज हो गई थी। दोनों के कपड़े सेम होने की वजह से अब दोनों लड़कियों को यह समझ नहीं आ रहा था उनका वाला कौन सा है। आई थिंक यह मेरा वाला है।
सांझ ने उंगली पॉइंट कर कहा, नहीं यह हमारा है, वह वाला तुम्हारा है। सांझ झरना ने कहा, नहीं यार यही वाला मेरा है। सांझ ने फिर से कहा, तुम गलती समझ रही हो, यह हमारा हीरो है, वह रहा तुम्हारा हीरो। झरना ने कहा। फिर दोनों ने एक साथ अपना सर पकड़ते हुए कहा, ओह गॉड सो मच कंफ्यूजन यार। हरीश को खत्म कर दोनों एक साथ पीछे मुड़े तो दोनों लड़कियां एक साथ खड़ी उन्हें ही देख रही थी। अब विवान और विहान दोनों को ही समझ आ गया था झरना और सांझ ने उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। दोनों उनके सामने आकर खड़े हो गए। वह दोनों बड़े ध्यान से अपने सामने खड़े दो हैंडसम हंक को देख रही थी। वह दोनों ही उन दोनों के अंदर इतना सा भी डिफरेंस निकालने की कोशिश कर रही थी ताकि वह अपने वाले को आसानी से पहचान सके, पर उन्हें जरा सा भी डिफरेंस नहीं दिखा। विवान सांझ का हाथ पकड़ जाने लगा तो विहान ने उसे रोकते हुए कहा, क्या तुम जानना नहीं चाहते हम एक जैसे क्यों दिखते हैं? रिहान की बात सुनकर विवान रुक गया और पीछे पलट कर उसे देखने लगा। विवान भी जानना चाहता था आखिर वह उसके जैसा क्यों दिखता है, और इन्हीं सवालों के जवाब के लिए विवान विहान के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। दूसरी तरफ राहुल ने एक बार फिर सबसे छुप कर कियान के साथ इंडिया में ही एक छोटे से शहर में था। उसे पूरा भरोसा था कि उसे और कियान की जान को यहाँ कोई नहीं ढूंढ पाएगा, पर राहुल की सोच से विपरीत अर्पित उसके सामने खड़ा था। इसे देखकर राहुल के मुंह से सिर्फ इतना निकला, तू यहाँ कैसे, तुझे यहाँ के बारे में कैसे पता चला? अर्पित ने राहुल की बातों का जवाब देते हुए कहा, शायद तू भूल रहा है मैं कौन हूँ और मेरा काम क्या है। कियान भाई ने मुझे ऐसे ही एक ऑफ स्पेंड का टाइटल नहीं दिया। तुझे यहाँ के बारे में कैसे पता चला? राहुल ने एरोगेटली पूछा। यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। जब रुद्राक्ष मुझसे छुप नहीं पाया तो तू मेरा यार है, तू कैसे मेरी नजरों से छुप जाता? तेरी जानकारी के लिए बता दूं, मेरी नजर तुझ पर पिछले 20 सालों से है। इन 20 सालों में मैंने तुझे कभी यह पता नहीं चलने दिया कि मैं तेरे बारे में जानता हूँ। तूने 20 सालों में 50 बार अपनी जगह चेंज की है। अर्पित की बातों को सुनकर राहुल कुछ बोलने को हुआ तो अर्पित ने उसे रोकते हुए कहा, हाँ जानता हूँ, तू क्या बोलना चाहता है? यही ना, जब मैं तेरे बारे में सब जानता था तो अब तक तुझसे मिलने क्यों नहीं आया, और अब क्यों आया हूँ तो सुन। रुद्राक्ष गिद्ध बनकर मेरे सर पर मंडरा रहा था। मैं कब तुझसे मिलूं और वह मेरे जरिए तुझ तक पहुंचे? अर्पित थोड़ा रुका, फिर राहुल की तरफ देखकर धीरे से मुस्कुराया और आगे बोला, जैसे ही मुझे पता चला वह नींद से जागने वाले हैं तो मैं यहाँ तुझे बिना बताए आ गया। तो फिक्र मत कर, रुद्राक्ष को भनक तक नहीं है कि मैं कहाँ हूँ। हॉस्पिटल में हुए अटैक के बारे में भी मुझे पता है, और जहां तक मुझे पता चला है वह अटैक कियान भाई पर नहीं अभिराज राणा पर करवाया गया था। क्या तू श्योर है इसके लिए? राहुल ने पूछा। हाँ ठीक है, अब तू जा यहाँ से, बाकी मैं हैंडल कर लूंगा, राहुल ने कहा। अर्पित ने अपने दोनों हाथ पैंट की जेब में डाले और बड़े आराम से फ्री स्टाइल में कहा, वह किसी वक्त कोमा से बाहर आ सकते हैं और उन्हें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वह सिर्फ मेरे पास है। मुझे लगा अब तू शादी करके सेटल हो गया है, एक बिजनेसमैन बन गया है, पर अभी भी तूने अपनी पहली वाली जॉब से रिजाइन नहीं किया। राहुल ने स्माइली करते हुए कहा, गिरगिट कभी रंग बदलना छोड़ सकता है क्या? तो मैं कैसे अपने फेवरेट काम को छोड़ दूं? आफ्टर ऑल आई एम स्माइल यार, अर्पित ने भी स्माइल करते हुए कहा। दोनों बातें करते हुए उस रूम में एंटर हुए जहां कियान था। अंदर आते ही अपने सामने देखा तो हैरान हो गए। कियान जो जाग गया था, पूरे 20 साल बाद वह अपने शरीर पर लगे वायर और हाथों में लगे डिसलाइन को निकाल रहा था। राहुल और अर्पित दोनों ने एक दूसरे को हैरानी से देखा और कियान को देखने लगे। वह दोनों जल्दी से कियान के पास आए, पर उनके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। कियान लाइन निकालकर बेड से उतर आया। कुछ कदम आगे ही बढ़ा था कि तभी राहुल ने उसे रोकते हुए कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? कियान ने अपने उसी एटीट्यूड उसी टोन में कहा जिसमें कोई इमोशन नहीं था। तुम बताओ कहाँ जाऊंगा मैं? बोलते हुए कियान ने थोड़ा मुड़ते ही तिरछी नजरों से दोनों को देखा, फिर सामने देखते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, रुद्राक्ष। कियान ने आगे बढ़ने के लिए एक कदम बढ़ाया ही था कि तभी राहुल ने फिर से कहा, 20 साल बीत गए, आप 20 सालों से कोमा में थे। राहुल की बात सुनते ही कियान रुक गया और पलट कर दोनों को देखने लगा, मानो बोल रहा हो, मुझे सब बताओ। राहुल जो कियान की परछाई था, उसके हर इशारे वह समझता था, तो उसने कियान की आंखों से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा, आप सबकी नजरों में 20 साल पहले ही मर चुके हैं। आप जिंदा हैं यह बात सिर्फ अर्पित और मैं जानता हूँ, और शायद रुद्राक्ष भी, क्योंकि उसने इन 20 सालों में आपको ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया, और उसकी वजह से मैं आपको लेकर हर जगह महीने बाद
अपने जगह चेंज करता था कि वह आप तक ना पहुंच पाए, पर आज आप फाइनली वापस आ गए। राहुल के जज्बात उसके शब्द, चेहरे और आंखों से झलक रहे थे। वह कियान को देखकर इतना खुश था कि वह अपनी खुशी को कैसे जाहिर करे समझ नहीं आ रहा था। अपनी बात खत्म करते ही राहुल कियान के गले लग गया। राहुल की पीठ पर हाथ रखते हुए कियान ने कहा, गुड जॉब राहुल। यह सुनकर धीरे से मुस्कुराया। राहुल कियान से अलग होते ही अर्पित ने भी कियान को गले लगाया। उसे गले लगाए हुए ही कहा, बहुत इंतजार करवाया आपने, अब मैं आ गया हूँ। कियान ने सिर्फ इतना कहा और अर्पित से अलग होते ही राहुल की तरफ देखते हुए कहा, सुहानी कहाँ है? क्या उसे भी यही लगता है मैं अब नहीं रहा? कियान का सवाल सुनकर राहुल और अर्पित दोनों ने एक दूसरे को देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह कियान से सच कैसे कहे। क्या हुआ, तुम दोनों चुप क्यों हो? कियान ने पूछा। वह अब नहीं है, राहुल ने नजरें नीचे करते हुए कहा। उस हादसे में सिर्फ आप ही जिंदा बचे थे। अर्पित ने भी नजरें झुकाते हुए कहा, मुझे सब बताओ शुरू से। कियान ने कहा, वह फाइल जो मैंने आपको दी थी जिस दिन आप दादाजी से मिलने मेंशन जा रहे थे, उस फाइल की एक कॉपी मैंने राहुल को भी दी थी। बोलते हुए अर्पित अतीत में चला गया। फ्लैशबैक 20 साल पहले आंसू विहान को तैयार कर रही थी। उसके बालों को सेट करते हुए आंसू ने कहा, अब तुम बिल्कुल रेडी हो अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए? तुम दोनों रेडी हुए या नहीं? सुहानी ने रूम में अंदर आते हुए कहा, हाँ दी, हम रेडी हैं। आंसू ने कहा। विहान भागकर सुहानी के गले लग गया। सुहानी ने उसे गोद में उठाया और उसे लेकर नीचे आ गई। आंसू भी उसके पीछे हॉल में आ गई। शिव ने विहान को हाई फाई देते हुए कहा, आज तो आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं चैंप। फिर सुहानी की तरफ देखते हुए बोला, भाई कहाँ हैं? भाभी मुझे भी कहाँ दिख रहे हैं? वह सुहानी ने इधर उधर देखते हुए कहा। अर्पित और कियान स्टडी रूम में थे। कियान अर्पित की लाई हुई फाइल पढ़ रहा था। अर्पित को सालों लग गए थे रुद्राज की पहचान जानने में, पर वह फाइनली कामयाब रहा था। रुद्राज राजीव का नाजायज बेटा है, यह सच कियान भी जान चुका था। अब हमें क्या करना है? अर्पित ने पूछा। अभी कुछ नहीं करना, पहले मैं दादाजी से मिलकर आ जाऊं, फिर बात करते हैं। कियान अपनी बात खत्म कर अर्पित को फाइल देते हुए उठा और बाहर आ गया। सब हॉल में उसका वेट करते देखकर कियान ने आते ही कहा, चलो। सब बाहर आकर कार में बैठने लगे तो कियान ने विहान को शिव की कार में बैठने के लिए कहा। विहान आंसू के साथ कार में बैठ गया। शिवा जब ड्राइविंग सीट पर बैठने गया तो कियान ने उसे मना करते हुए शिव की कार ड्राइव करने के लिए कहा। शिवा ने हाँ में सर हिलाया और शिव की कार की तरफ बढ़ गया। कियान सुहानी के साथ उसके बगल वाली सीट पर बैठी थी। कियान ने सुहानी का हाथ पकड़ा हुआ था। कियान के एक्सप्रेशन जो आज कुछ अलग थे। सुहानी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। कियान ने सुहानी का हाथ पकड़े हुए ही कहा, तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी ना? सुहानी ने कियान का हाथ छोड़कर उसकी बांह को अपने दोनों हाथों में भरते हुए उसके कंधे पर अपना सर रखते हुए बोली, हाँ, जब तक सांसें हम साथ रहेंगे। सुहानी की बातों पर कियान के होठों पर स्माइल आ गई। उसने हाथ पकड़कर डैशबोर्ड के नीचे एंड्रॉयड स्क्रीन पर अपनी उंगलियां चलाई। सुहानी, जिसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, उसे नहीं पता था कियान क्या कर रहा है। दूसरी तरफ कियान की कार के पीछे आ रही कार, जिसमें शिव, शिवा, आंसू और विहान थे। शिव आंसू और शिवा से पीछे मुड़कर बातें कर रहा था। शिवा उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। तभी उसे स्क्रीन पर नोटिफिकेशन शो हुई। शिवा ने नोटिफिकेशन ऑन की। उसने आए मैसेज को पढ़ते ही शिवा ने एक्सीलेटर से अपना पैर हटा लिया। शिवा के ऐसा करते ही उसके पीछे आ रही सारी कारें आगे हो गईं और उसकी कार सबसे पीछे रह गई। शिवा ने रूट चेंज किया और दूसरी रोड पर आ गया। सुहानी की आंखें अभी भी बंद थी। कियान ने उसके हाथ को फिर से अपने एक हाथ से मजबूती से पकड़ लिया। इधर अर्पित, जो विला में ही था, उसके इन्फॉर्मर का उसे कॉल आया। अर्पित ने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से उस शख्स ने कुछ कहा, जिसे सुनकर अर्पित के चेहरे पर घबराहट आ गई। अर्पित तुरंत राहुल को कॉल कर उसके कॉल रिसीव करते ही कहा, उनकी कार में बम है, मैं आ रहा हूँ, तू उन्हें कॉल करके इन्फॉर्म कर। राहुल ने कहा और निकल गया। राहुल को जल्दबाजी करते देखकर रेहान ने पूछा तो राहुल ने उसे भी सब बता दिया। अर्पित ड्राइव करते हुए कियान को कॉल कर रहा था। कियान ने जब अर्पित की कॉल देखी तो उसने मन ही मन खुद से कहा, टू लेट। अर्पित, कियान जिसे पहले से ही कुछ ठीक नहीं लग रहा था, उसे निगेटिव वाइब्स आ रही थी। वह कार में बैठते ही समझ गया था कार में बम है। कियान ने स्पीड धीमी कर कार का डोर अनलॉक कर सुहानी को कार से बाहर धक्का दे दिया। जैसे ही कियान दूसरी साइड से खुद कूदने को हुआ, उसी टाइम वह कार ब्लास्ट हो गई।
उसके ब्लास्ट होते ही उसके पीछे आ रही सभी कार एक एक कर ब्लास्ट हो गई। जब अर्पित, रेहान, राहुल वहां पहुंचे तब तक सब तबाह हो गया था। सारी कारें जल रही थी, वहां कोई भी जिंदा नहीं था। वह तीनों ही कियान को ढूंढ रहे थे। जब वह लोग कियान को ढूंढते हुए उस तक पहुंचे तो बुरी तरह जख्मी था, उसके शरीर के हर हिस्से से खून निकल रहा था। रेहान ने जब कियान की नब्ज चेक की तो बहुत स्लो थी, पर उसके लिए यही काफी था कि कियान जिंदा तो है। रेहान कियान को लेकर चला गया। अर्पित और राहुल ने सुहानी को बहुत ढूंढा पर वह उन्हें नहीं मिली। जलती हुई लाशों को देखकर राहुल और अर्पित ने मान लिया था सुहानी को वह लोग खो चुके हैं। डॉक्टर ने कियान के ट्रीटमेंट के बाद रेहान को बता दिया था कि कियान कोमा में चला गया है। रेहान कियान को किसी भी तरह सेफ रखना चाहता था, तो उसने सोचते हुए राहुल और अर्पित से कहा, कियान जिंदा है, यह बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए जब तक वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि वह जिंदा है। रेहान ने एक नज़र पीछे पलटकर कियान को देखा और फिर राहुल से कहा, मैं नहीं जानता तू क्या करेगा, कैसे करेगा। आज के बाद कियान कहाँ है यह बात सिर्फ तुझे पता होगी। तुझे जो करना है कर, या शहर छोड़ना है छोड़, या देश छोड़ना पड़े छोड़। आज से कियान की सेफ्टी की जिम्मेदारी तेरी है। राहुल ने रेहान की बातों से सहमत जताते हुए उसने लक्ष्मण की तरह राम का कहना माना और कियान को लेकर ऐसे गायब हुआ कि 20 साल तक सब उसे ढूंढने में नाकामयाब रहे। फ्लैशबैक एंड। कियान बालकनी में खड़ा था। आज भी वह पहले की तरह अंधेरे को घूर रहा था। उसे बार बार अर्पित और राहुल की बातें याद आ रही थी। कियान का ध्यान एक बार फिर उस चांद ने अपनी ओर खींच लिया जिसमें वह सुहानी का चेहरा देखता था। कहाँ कुछ बदला था, आज भी तो उसे चांद में सुहानी का चेहरा ही दिख रहा था। कोई कुछ भी कहे पर मैं जानता हूँ तुम हो और मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। मैं सांसें ले रहा हूँ और यह इस बात का सबूत है कि तुम भी हो। कियान ने चांद को निहारते हुए खुद से कहा। तो वह दूर कहीं कई नदियां और समुद्र पार मीलों दूर कोई था जो कियान की तरह ही उस चांद को देख रहा था। वह किसी का चेहरा उस चांद के अंदर तलाश रहा था, पर उसकी आंखों के आगे से धुंधलेपन का कोहरा छूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुंबई में विहान ने कार सांझ के घर के सामने रोकी। सांझ कार से बाहर आई। उसने विवान की तरफ देखा। विवान ने उसे अंदर जाने का इशारा किया। विहान भी कार से बाहर आया और सांझ को छोड़ने उसके साथ अंदर चला गया। सांझ को छोड़ने तो विवान भी जा सकता था, पर अभिनव से वह पहली बार मिलता। ऐसे में अगर अभिनव ने उसे विहान समझकर कुछ पूछ लिया तो विवान क्या ही जवाब देता उसे, इसलिए सांझ को छोड़ने विहान गया था। दोनों के जाने के बाद झरना एकटक विवान को घूर रही थी। विवान ने जब झरना की तरफ देखा तो वह अपनी नजरें चुराते हुए इधर उधर देखने लगी, पर उसे पता था उसकी चोरी पकड़ी गई। तो उसने खुद को सरेंडर करते हुए कहा, हम तुम्हें घूर नहीं रहे थे, हम तो बस तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा ढूंढ रहे थे जिससे हम और सांझ तुम दोनों को पहचान सके। वैसे तुम दोनों क्या ट्विंस हो? विवान ने नजरें फेरते हुए कहा, आई डोंट नो। विवान की बात सुनकर झरना ने कहा कि तुम डिफरेंस नहीं हो, आवाज से लेकर एटीट्यूड सब में है तुम दोनों का। विवान ने झरना की बातों पर ध्यान नहीं दिया। विहान सांझ को छोड़कर आया और तीनों विला के लिए निकल गए। विहान, जिसने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया था और फोन भी रिसीव नहीं कर रहा था, तो सब टेंशन में हॉल में ही बैठे थे। झरना का भी कुछ पता नहीं था, तो सब और ज्यादा परेशान हो रहे थे। ऋचा और झील ने अब तक सबको 2 बार कॉफी सर्व कर दी थी। रात के 12 बज रहे थे। विहान और झरना का कुछ पता नहीं था। सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ बात कर रहे थे ताकि उनकी चिंता कुछ पल के लिए कम हो सके। ऋचा कॉफी सर्व करते हुए रूहान के पास गई और उसे कॉफी का मग दिया। रूहान ऋचा का चेहरा देखकर हल्की सी स्माइल दी और कॉफी ले ली। वह ऋचा को देखते हुए कॉफी की सिप ले रहा था। इधर झील भी रचित जहां बैठा था ठीक उसके बराबर में खड़ी थी। रचित ने सिप लेते हुए जैसे ही सामने देखा तो उसके मुंह से कॉफी बाहर आ गई। सब रचित को देखने लगे। रचित ने उंगली सामने करते हुए सबको मेन डोर की तरफ देखने का इशारा किया। सबने एक साथ डोर की तरफ देखा तो रचित की तरह ही उनकी आंखें हैरानी में फटी की फटी रह गई। ऋचा के हाथ से ट्रे छूटकर नीचे गिरकर टूट गई। झरना, जिसके अगल बगल 2 हैंडसम हंक चल रहे थे जो एक दूसरे की कार्बन कॉपी थे, वह सभी विहान और विवान को देखते हुए अपनी जगह से उठ खड़े हुए। किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जो वह देख रहे हैं वह सच है। आंसू के मुंह से धीरे से निकला, कियान है क्या? यह कियान है? और विहान, आंसू ने सोचते हुए खुद से कहा। शिव आगे बढ़कर दोनों के सामने खड़ा हो गया। रूहान और रचित भी
शिव के साथ जाकर खड़े हो गए। वह सभी कंफ्यूजन में दोनों को देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था दोनों में विहान कौन है। तभी विहान ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, अंकल हमें सच बताइए, उस दिन हुआ क्या था? विहान को बोलते देखकर शिव कंफर्म हो गया था दूसरा वाला विवान है। उसने आगे बढ़कर विवान को छुआ और उसे हक करते हुए कहा, तुम जिंदा थे? विवान को कुछ समझ नहीं आ रहा था वहां क्या हो रहा है, पर उसने वियर्ड बिहेव नहीं किया। सारी बातें शांति से समझने की कोशिश की। उसने शिव को भी खुद से दूर नहीं किया। शिव के बाद एक एक कर सब विवान से मिले। आंसू ने विवान को हक करते हुए कहा, मैं तुम्हारी मौसी माँ हूँ। तुम्हारी मासी माँ। विवान का ध्यान सिर्फ एक ही वर्ड पर था, यह शब्द जो ना जाने उसने कितनी बार सुने थे, पर कभी उसे यह शब्द बोलने को नहीं मिले। वह तरस गया था माँ शब्द बोलने के लिए। क्या यह सच है कि उसकी एक फैमिली है, उसकी अपनी खुद की माँ है? क्या वह भी किसी को माँ कहकर बुलाएगा? विवान के मन में यह सारी बातें घूम रही थी। आंसू का साथ देते हुए स्वाति ने भी कहा, मैं भी तुम्हारी माँ मासी हूँ। कल तक वह अनाथ था, पर आज अचानक ही उसे एक भरा पूरा परिवार मिल रहा था और यही बात विवान को परेशान कर रही थी। वह यही सोच रहा था, हाउ इज नॉट पॉसिबल। शिव ने अचानक ही कहा, तुम वही हो, मुझे पूरा यकीन है तुम ही हो। शिव की बातें सुनकर विवान ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, जो आप कह रहे हैं अगर मैं वही हूँ तो फिर मैं अब तक आपसे दूर क्यों था? क्यों नहीं आप लोगों ने मुझे अपने पास रखा? विवान के सवाल ने सबको सोच में डाल दिया था। वो विवान को इस बात का क्या ही जवाब देते, विहान को भी समझ नहीं आ रहा था। अब वह अपने बड़े भाई को कैसे समझाए। शिव ने विवान का हाथ पकड़ उसे हॉल में ले आया और सोफे पर बैठाते हुए बोला, तुम बैठो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। एक बार फिर सब अपनी अपनी जगह बैठ गए। शिव ने कहा, यह सब राघव की वजह से हुआ। राघव? हाँ, वही जिम्मेदार है इन सब का। शिव ने थोड़ा रुककर आगे कहा, सब समझने के लिए तुम्हें कुछ लोगों के बारे में जानना होगा, तभी तुम सब समझ पाओगे। विवान ने सवालिया नजरों से शिव को देखा, जैसे कुछ पूछ रहा हो। कौन है वह लोग? शिव ने उसके सवालिया नजरों का जवाब देते हुए कहा, कियान ओबराय और सुहानी ओबराय तुम्हारे माँ पापा हैं। विवान हैरान था, क्या वह उसी कियान ओबराय का बेटा है जिसके बारे में उसने मैगजीन में पढ़ा था और कियान की तस्वीर देखी थी? क्या सच में वह उसी का बेटा है? क्या वही उसके पिता हैं? शिव ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, राघव राय चंद्र राव और रुद्राक्ष राय चंद्र राव, यह वह दोनों ही हैं जिसने हमारी फैमिली को बर्बाद कर दिया, हमारी सारी खुशियां हमसे छीन ली। विवान को याद था गौतम ने उसे बताया था कि कैसे किया कि उसके दुश्मन ने धोखे से हत्या की थी। विवान मन ही मन अपने में सारी कड़ियों को जोड़ रहा था। सब ने मिलकर ऊपरी तौर पर उसे कियान और सुहानी की कहानी बताई। विवान सारी बातें ध्यान से सुन रहा था। फिर वह मोमेंट आया जहां से आगे की कहानी शिव को सुनानी थी। शिव के चेहरे पर गंभीर एक्सप्रेशन आ गए और उसने बोलना शुरू किया, तुम्हारी माँ को राघव उठाकर ले गया था। वह तो तुम दोनों के जन्म लेने से पहले ही तुम्हें मार देना चाहता था, पर भाई ने सही टाइम पर पहुंचकर तुम दोनों को बचा लिया। राघव को खत्म करने के बाद हम भाभी को हॉस्पिटल ले गए जहां उन्होंने तुम दोनों को जन्म दिया, पर हमें बताया गया कि जिस बच्चे ने पहले जन्म लिया है उसकी धड़कन रुक गई है। इन डॉक्टर ने तुम्हें एक्सपायर बता दिया था। हम सबको बहुत दुख हुआ, पर सबसे ज्यादा इसका असर तुम्हारी माँ पर हुआ। उन्हें जब यह पता चला तुम नहीं रहे तो वह अनकॉन्शियस हो गई। भाई उस शहर में एक सेकंड भी नहीं रहना चाहते थे जिस शहर ने उनसे उनके बच्चे को छीन लिया था। हम राघव और उसके आदमियों को खत्म कर विहान को लेकर वापस मुंबई आ गए। शिव ने अपनी बात खत्म करते हुए अपनी पलकें झुका ली। विवान को अभी भी समझ नहीं आ रहा था, अगर वह मर गया था तो अब तक जिंदा कैसे है। विवान को कंफ्यूजन में देखकर रचित ने उठते हुए कहा, सच क्या है कुछ घंटों में पता चल जाएगा, मेरे साथ आओ। रचित की बात मानकर सभी उसके पीछे चले गए। रूहान रचित की बात सुनकर यही सोच रहा था, आखिर यह साला चाहता क्या है। रचित मिनी हॉस्पिटल में आ गया था, उसके सभी वहां मौजूद थे। रचित विवान के ब्लड सैंपल लेने लगा तो वहीं ऋचा विहान के ब्लड सैंपल ले रही थी। उसने तिरछी नजरों से विवान को देखा और कहा, भाई क्या सच में आप दोनों ट्विंस हो? मम्मा ने एक बार बताया था इस बारे में, पर क्या वह सच में विहान भाई हैं? विहान ऋचा की बातें सुनकर हल्के से मुस्कुराया, जिसकी भनक किसी को नहीं लगी। उसने एक हाथ ऋचा के सर पर रखा और हल्के से अपने हाथ को चेक करते हुए धीरे से हाँ कहा। रचित दोनों का डीएनए टेस्ट कर रहा था। ब्लड सैंपल लेने के बाद रचित ने कहा, बस कुछ घंटे और।
सच सामने होगा। रचित की बात सुनकर शिव ने कहा, रात बहुत हो गई है, जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक सब जाकर सो जाओ। शिव की बात मानकर सब सोने चले गए। विवान और विहान दोनों फर्स्ट फ्लोर की कॉरिडोर की बालकनी में खड़े थे। दोनों की ही आंखों में नींद नहीं थी। वह दोनों ही कियान की तरह रात के अंधेरे को घोर रहे थे। क्या तुम्हें भी यही लगता है? मैं वही हूँ जो सब मुझे समझ रहे हैं। विवान ने बिना विहान की तरफ देखे पूछा। विहान ने उसकी तरफ बिना देखे कहा, हाँ तुम वही हो मेरे जुड़वा भाई, मुझसे 1 मिनट बड़े हो तुम। अगर रिपोर्ट मैच नहीं हुई तो? विवान ने फिर सवाल किया। कल सुबह पता चल जाएगा तुम्हें भी और मुझे भी, विहान ने कहा। फिर पलट कर विवान को देखते हुए कहा, चलो। विहान ने कहा तो विवान उसके साथ चला गया। इंडिया में जहां रात हो रही थी तो वहीं इंग्लैंड में आधा दिन बीत चुका था। फोन आते ही ऋत्विक और यशिका हॉस्पिटल पहुंच गए थे। शिवी को अपने सामने ठीक देखकर दोनों ने सुकून की सांस ली। वह कॉल पर आधी अधूरी बात सुनकर ही पैनिक हो गए थे। शिवी को होश में देखकर दोनों सरप्राइज। यशिका ने शिवी को गले से लगाते हुए कहा, फाइनली तुम्हें होश आ गया, तुम ठीक हो अब। शिवी उतने ही गर्मजोशी के साथ ही यशिका को हक किया। ऋत्विक शिवी के सामने बैठते हुए बोला, अब कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप बताइए, शिवी ने पूछा। ऋत्विक ने गहरी सांस ली और कहा, हम सब तो तुम्हारे ही होश में आने का इंतजार कर रहे थे। इतने साल बीत गए। ऋत्विक को बीच में ही रोकते हुए शिवी ने पूछा, आज डेट क्या है? शिवी पूछने पर यशिका ने उसे डेट बता दी। डेट सुनकर शिवी ने अफसोस भरी गहरी सांस लेते हुए धीरे से कहा, 19 साल 6 महीने 18 दिन हो गए। शिवी की बात सुनकर ऋत्विक ने कहा, जो हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है। उस दिन का सच कोई नहीं जानता, सिर्फ तुम चारों के अलावा। क्या तुम हमें उस दिन का सच हमें बताओगी? शिवी ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया और बोलना शुरू किया। भाई और भाभी के जाने के बाद रुद्राज की नजर हम सब पर थी और सबसे ज्यादा खतरा विहान को था। उसे विहान को सेफ रखने के लिए रेहान जी ने रूहान की आइडेंटिटी विहान को दे दी और विहान की आइडेंटिटी रूहान को। बोलते हुए शिवी 19 साल पीछे की यादों में चली गई। फ्लैशबैक। 19 साल पहले रुद्राज ने अपने सामने खड़े आदमी को गोली मारते हुए कहा, 6 महीने हो गए, तुम लोग अभी तक उस बच्चे को नहीं मार पाए। मैं उसकी जान ओबराय से जुड़ी किसी भी इंसान को जीने नहीं दूंगा, बस सबको मार दूंगा। सबसे पहले मैं उस सांप को मारूंगा जो बड़ा होकर एक दिन मुझे डसने की कोशिश करेगा। मुझे विहान ओबराय की लाश चाहिए। रुद्राज साइको लग रहा था। वह किसी भी हालत में विहान को मारना चाहता था ताकि वह कियान के वंश का अंत कर सके, ताकि कोई उसे फ्यूचर में बराबरी की टक्कर न दे सके। दूसरी तरफ रेहान 2 बच्चों के सामने खड़ा था जो स्कूल यूनिफॉर्म में थे। रेहान अपने घुटनों के बल बैठ गया और उसके सामने खड़े बच्चे से पूछा, आप जानते हो ना आप कौन हो? सवाल सुनकर बच्चे ने जवाब देते हुए कहा, विहान। अभी उसने इतना ही कहा था कि तभी रेहान ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, नहीं, क्या बताया था मैंने आपको? अब से आपका नाम रूहान है। अब से रूहान सिंह राठौर हैं। कोई अगर आपसे आपका नाम पूछेगा तो आप उसे अपना यही नाम बताएं। रेहान की बात सुनकर विहान ने हाँ में सिर हिला दिया। रेहान रूहान की तरफ मुड़ा और उससे कहा, और आप क्या कहेंगे अगर कोई आपसे आपका नाम पूछेगा? तो रूहान ने रेहान की आंखों में जवाब देते हुए कहा, विहान ओबराय। रूहान की बात सुनकर रेहान धीरे से मुस्कुराया। उसने हाथ आगे कर रूहान को उसके हाथ पर हाथ रखने का इशारा किया। जब रूहान ने रेहान के हाथ पर अपना हाथ रख दिया, रेहान ने कहा, प्रॉमिस मी कि आप विहान का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, हमेशा उसकी परछाई बनकर उसके साथ रहेंगे और उसे प्रोटेक्ट करेंगे। रेहान के पूछने पर रूहान ने कहा, आई प्रॉमिस। रेहान ने प्यार से रूहान के सर पर हाथ फेरा। जाओ, आप दोनों के स्कूल जाने का टाइम हो गया है, रेहान ने कहा तो दोनों बच्चे एक साथ चले गए। दोनों बच्चों के जाने के बाद रेहान ने शिवी का हाथ पकड़ उसे अपने करीब करते हुए उसे अपनी बाहों में भरकर कहा, मैं कल शाम तक वापस आ जाऊंगा। शिवी ने रेहान की बात सुनकर उसे और कसकर अपनी बाहों में भरकर धीरे से हाँ कहा। रेहान ने शिवी के सर पर किस किया और उसे खुद से दूर करने लगा, पर शिवी की पकड़ कसते देखकर रेहान ने पूछा, क्या हुआ? आर यू ओके? हाँ, बस थोड़ी देर आप ऐसे ही रहिए। शिवी की बातें सुनकर रेहान धीरे से मुस्कुराया और उसे वापस अपनी बाहों में भर लिया। रेहान को एक मीटिंग के लिए बाहर जाना पड़ रहा था। उसने अपने पीछे से सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिवा और शिव को दी थी। शिवी स्वाति के साथ श्रेया को संभालने में उसकी मदद कर रही थी। श्रेया बहुत छोटी थी,
वह सिर्फ अभी 4 महीने की ही थी। रूहान और विहान श्रेया के साथ बहुत एंजॉय करते थे। श्रेया को भी दोनों की कंपनी बहुत पसंद आती थी। शिवी और स्वाति दोनों को श्रेया को संभालते देखकर आशु ने कहा कि मैं आज दोनों को स्कूल लेने चली जाती हूँ। आशु की बातों पर शिवी ने कहा, नहीं, तुम स्वाति की हेल्प करो, मैं जा रही हूँ। पर दी, नहीं आशु, तुम स्वाति के साथ रहो, मैं उन्हें ले आऊंगी। शिवी की बात मानकर आशु घर पर ही रुक गई। शिवी शिव के साथ दोनों के स्कूल के लिए निकल कर चली गई। विहान एकदम शांत बैठा था, मानो कुछ सोच रहा हो। तो वहीं रूहान शिवी से स्कूल में जो भी हुआ उसके बारे में बात कर रहा था। विहान को खामोश देखकर उसने पूछा, क्या हुआ, आप इतने चुप क्यों हैं? क्या आपको वहां अच्छा नहीं लगा? विहान कुछ कहता कि उससे पहले ही शिवा ने एकदम से ब्रेक लगाया। अचानक ब्रेक लगने की वजह से वह सभी आगे हो गए थे। सीट बेल्ट लगी होने की वजह से किसी को चोट नहीं आई थी, पर झटका सबको लगा था। शिवा के सामने एक साथ कई गाड़ियां खड़ी थी। शिवा ने बैग लेने की सोची, पर तभी उसने इधर-उधर देखा, कुछ गाड़ियां पीछे भी खड़ी। शिवा की कार और उसके आदमी की एक कार, दोनों ही कार आगे पीछे से घिरी हुई थी। उनके पास लड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। शिवा ने कहा, दी, कुछ भी हो जाए आप बाहर मत आना। बोलते हुए शिवा अपनी गन लेकर कार से निकला। दूसरी कार से उसके आदमी भी बाहर आए। उन्हें बाहर आता देखकर रुद्राज के आदमी भी बाहर आए। शिवा ने जब निशाना साधा तो उसका सामना विराज और गुरु से हुआ। विराज को देखकर शिवा ने खुद से कहा, तो तू बच गया था। तो वहीं विराज ने शिवा को देखकर कहा, आज तुझे मारकर ही जाऊंगा। बोलते हुए उसने फायरिंग की शुरू की। शिवा ने भी अपने आदमियों के साथ उनका सामना किया, पर वह लोग संख्या में काफी ज्यादा थे और शिवा अपने आदमियों के साथ मिलाकर 10 ही लोग थे, जो बहुत कम ही थी। जिस तरह दोनों तरफ के लोग घायल हो रहे थे और सबसे ज्यादा शिवा के आदमी घायल हो रहे थे, यह देखकर शिवी ने तुरंत शिव को कॉल कर उसे सब बता दिया। शिव ने कॉल पर सिर्फ इतना कहा, डोंट वरी, मैं आ रहा हूँ। कॉल पर बात कर शिवी ने दोनों को ही अपनी बाहों में घेरे में लिया। विहान के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम गंभीर थे। शिवी ने बाहर का माहौल देखा तो उसने भी अपने पर्स से एक गन निकालकर दोनों से कहा, तुम दोनों में से कोई भी बाहर नहीं आएगा। हालात ऐसे आ गए थे कि अब उन सभी ने अपने हाथों में हथियार ले लिए थे। उन्होंने अभी गन चलाना सीख ली थी। शिवी जैसे ही कार से बाहर आई, बाहर का नजारा देखकर शौक रह गई। उनके सारे आदमी मारे जा चुके थे। शिवी ने शिवा का साथ देते हुए उनका सामना किया, पर जल्द ही उनके गन की बुलेट से खत्म हो गई। उनकी तरफ से कोई फायरिंग ना होते देखकर विराज को समझ आ गया उनके गन की बुलेट खत्म हो गई। वह हंसते हुए अपने हाथ में पकड़ी गन को कंधे पर रखकर उनकी ओर आने लगा। दी, आप अंदर जाइए। शिवा के कहने पर शिवी अंदर चली गई। विराज शिवा के सामने खड़ा उसे शैतानी हंसी हंसते हुए देख कर बोला, तू रोकेगा मुझे? शिवा ने विराज के मुंह पर एक पंच मारा। विराज का सर एक तरफ झुक गया। उसने अंगूठे से होंठ के कोने से निकले खून को साफ किया और शिवा के चेस्ट पर गन रखकर गोली चला दी। गोली चलते ही शिवा नीचे गिर गया। जब शिवी ने यह देखा तो उसने दोनों को और कसकर पकड़ लिया। विराज उन तीनों को जबरदस्ती अपनी कार में ले गया। शिव जब वहां पहुंचा तो उसे उसके लोगों की लाशें ही मिली और शिवा घायल मिला। रुद्राज के सामने खड़े वह तीनों लोग उससे नजरें मिलाए हुए थे। शिवी के चेहरे पर तो डर दिख भी रहा था, पर विहान और रूहान के एक्सप्रेशन सख्त थे। वह दोनों तो रुद्राज को घूर रहे थे। कुत्ते के पिल्ले हो दोनों के दोनों और बराबरी मिला रहे हो। रुद्राज ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। उसने अपने आदमी को इशारा किया तो उसके आदमी आकर शिवी से दोनों को अलग कर ले गए। शिवी की बहुत कोशिशों के बाद भी वह दोनों को अपने पास नहीं रख पाई। रुद्राज उठकर शिवी के पास गया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तेरे भाई को तो हमने अपने हाथों से मारने का सुख नहीं मिला मुझे, पर तुझे मारकर मैं इस सुख का आनंद जरूर लूंगा। फिर उसने एक हाथ शिवी के बालों को भरकर गुस्से में बोला, बता, इनमें से वह कौन है जो मुझे चाहिए? शिवी के बालों पर रुद्राज की पकड़ कसी थी, इसकी वजह से उसे दर्द हो रहा था। उसने दर्द में कहा, मुझे नहीं पता, तुझे नहीं पता तो ठीक है, अब मैं दोनों को मार दूंगा। उसके साथ साथ तेरा बेटा भी मरेगा और उन्हें मारने के बाद तुझे भी मार दूंगा। शिवी ने रुद्राज की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। रुद्राज ने शिवी को छेड़ते हुए उसे दूर धकेल दिया। उसके ऐसे धकेलने से वह नीचे गिर गई। उसके हाथ और सर में चोट लग गई और वहां से खून बहने लगा। एक आदमी आगे आया और वह शिवी को लेकर दूसरी तरफ चला गया। रुद्राज ने चिल्लाते हुए कहा, रेहान सिंह राठौर, आई एम वेटिंग। दूसरी तरफ जैसे ही शिवी ने शिव को बताया था, उसने उसी टाइम रेहान को बता दिया था। रेहान बिना एक पल की देरी किए अगली फ्लाइट से वापस आ गया था। शिवा हॉस्पिटलाइज हो गया था। उसकी जान तो बच गई थी, पर उसकी इंजरी माइनर थी। विराज की गन से निकली गोली ने उसके दिल के बिल्कुल जो पास लगी थी, इसलिए उसकी जान बच गई। शिवा ने होश में आते ही रेहान और शिव को सब बताया।
शिवा से बात करने के बाद रेहान शिव लिविंग रूम में बैठे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था रुद्राज ने उन्हें लेकर कहाँ गया होगा। वह दोनों अभी सोच ही रहे थे कि तभी अर्पित ने कॉल किया। शिव ने कॉल रिसीव कर फोन स्पीकर पर रख दिया। दूसरी तरफ से अर्पित ने कहा, भाई वह बहुत दिनों से इसी टाइम का वेट कर रहा था। जब आप बाहर गए तो उसे मौका मिल गया अटैक करने का। वह कहाँ मिलेगा? रेहान ने एरोगेटली पूछा। मैं आपको लोकेशन सेंड करता हूँ, अर्पित ने कहा और कॉल कट हो गई। कुछ ही सेकंड में शिव के फोन पर लोकेशन आ गई। अर्पित एक जासूस था तो उसकी पहुंच सब जगह थी। किसी को किसी की खबर ना हो, पर अर्पित को सबकी खबर थी। रेहान और शिव दोनों ही अपने कुछ आदमियों के साथ उस जगह पहुंच गए थे, पर इन सब में 20 घंटे बीत गए थे उनका किडनैप हुए। वहां की लोकेशन अर्पित ने भेजी थी। वह एक पुरानी फैक्ट्री थी, पर वहां पर बहुत सख्त पहरा था। रुद्राज के आदमियों ने हर तरफ से उस फैक्ट्री को घेरा हुआ था। मैं अंदर जाता हूँ, तू यहाँ रह कर इन्हें संभाल, रेहान ने कहा। तो शिव ने भी सर हाँ में हिला दिया और सहमत जता दी। रेहान कुछ आदमियों के साथ अंदर चला गया, रुद्राज के आदमियों से लड़ते हुए, और शिव बाकी आदमियों के साथ बाहर उनसे लड़ रहा था। रेहान जब अंदर गया तो उसने देखा रुद्राज उसके सामने ही खड़ा था, जैसे उसका स्वागत करने आया हो। और रुद्राज को देखकर रेहान समझ गया कि यह एक ट्रैप था। उसे फंसाने के लिए रुद्राज ने ताली बजाते हुए रेहान से कहा, वेल डन रेहान, तू इतनी जल्दी यहाँ आ जाएगा सोचा नहीं था। बोलते हुए रुद्राज हंसने लगा, फिर अपनी हंसी को रोक कर बोला, किसे बचाने आया है, अपनी बीवी को या अपने बच्चों को? वह फिर से हंसने लगा, सुना है तू बहुत अच्छा फाइटर है, तू आज तक किसी से नहीं हारा। रेहान खामोशी से रुद्राज की बात सुन रहा था। उसकी नजरें चारों तरफ उन तीनों को ढूंढ रही थी, पर वह लोग उसे कहीं नहीं दिख रहे थे। रुद्राज के उसकी घूरती नजरों को देखकर कहा, किसे ढूंढ रहा है, अपने बीवी को या अपने बच्चों को? वैसे तू किसे ज्यादा प्यार करता है, अपनी बीवी या उन दोनों से? जिससे भी करता है जल्दी डिसाइड कर ले, क्योंकि तेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। बेचारे 15 मिनट बाद मरने वाले हैं। रुद्राज की बात सुनकर रेहान शॉक हो गया। उसने आगे बढ़कर रुद्राज की कॉलर पकड़कर कहा, अगर उन्हें कुछ हुआ तो रुद्राज तेरी जान ले लूंगा मैं। रुद्राज बेशर्मों की तरह हंसा और बोला, पहले अपनी जान को तो बचा ले। बोलते हुए रुद्राज ने दूसरी तरफ देखने का इशारा किया। रेहान ने जब उस तरफ देखा तो वहां स्क्रीन पर 2 फोटोज चल रहे थे। एक में शिवी दिख रही थी, जिसके दोनों हाथ पीछे कर बंधे हुए थे और उसके हाथ से खून निकल रहा था, और दूसरी फोटोज में विहान और रूहान एक कमरे में बंद थे, जिसकी दीवारें कांच की बनी हुई थी। हाँ तो किसे बचाएगा तू, पहले अपनी बीवी को या अपने बच्चों को? और रुद्राज ने सोचने वाले अंदाज में और एक चक्कर लगाने लगा। चक्कर लगाते हुए अपनी बात को जारी रखते हुए रुद्राज ने आगे कहा, तेरे बीवी के हाथ पर मैंने एक छोटा सा कट लगाया है, 0.5 का। उसकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग उसकी बॉडी में ऑलमोस्ट 55 से 60 तो ब्लड होगा ही। इसके अकॉर्डिंग उसे मरने में लगेंगे 15 मिनट। और तेरे दोनों बच्चों के लिए स्पेशल इंतजाम किया। वह जिस रूम में है वहां ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता। जितना उस रूम में ऑक्सीजन था उसके अकॉर्डिंग उन दोनों के पास भी 15 मिनट है। जैसे ही ऑक्सीजन खत्म होगा उन दोनों का दम घुटने लगेगा और वह दोनों तड़प तड़प कर सड़क पर पड़े फूलों की तरह मर जाएंगे। रेहान रुद्राज की बात सुनकर शौक था। 5 मिनट ऑलरेडी तेरे वेस्ट हो चुके हैं, रेहान बोलते हुए रुद्राज वहां से चला गया। रुद्राज अपनी बात बोलकर चला गया। रेहान ने एक नजर दोनों की तरफ देखा। वह जैसे ही आगे बढ़ा तो उसके सामने उसका रास्ता रोककर रुद्राज के आदमी खड़े हो गए। वह आदमी बहुत सारे थे, उन सभी के हाथों में हथियार थे। रेहान ने बिना एक पल की देरी किए उनसे लड़ना शुरू कर दिया। वह कैसे भी करके उन लोगों को मारकर उन दोनों तक पहुंचना चाहता था। रुद्राज ने जिन आदमियों को रेहान को रोकने के लिए भेजा था वह सभी फाइटर थे, जो रेहान का सामना डटकर कर रहे थे। उधर शिवी की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी, उसके हाथ से काफी सारा खून बह चुका था। दूसरी ओर जिस रूम में वह दोनों थे उस रूम में ऑक्सीजन खत्म हो रही थी, जिसका असर दोनों पर हो रहा था। रूहान को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। विहान जो एकटक उन कांच की दीवारों को घूर रहा था, उसका चेहरा भावहीन था। विहान को कियान की समझाई बातें याद आ रही थी। तुम्हें लोग कदम कदम पर गिराएंगे, पर तुम्हें उठकर उनसे लड़कर आगे बढ़ना होगा। विहान ने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया था। अब उसे भी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, उसकी सांसें भी तेज हो रही थी। विहान ने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई। वह रूम पूरा खाली था, पर तभी उन्हें ध्यान आया वह जिस पर बैठे हैं वह
वह एक स्टूल है। विहान ने एक नजर रूहान की तरफ देखा जो अब मुंह से सांस ले रहा था। उसका चेहरा पसीने से भीगने लगा था। विहान ने स्टूल को उठाया और पूरी ताकत के साथ उस स्टूल को दीवार पर मारा। उसके एक बार मारने से तो कुछ नहीं हुआ, पर जब उसने 2-3 बार मारा तो उसमें दरार आ गई। यह देखकर विहान ने अपने होठों को हल्का सा तिरछा किया और एक बार उसने पूरी फोर्स के साथ उस पर स्टूल दे मारा। इस बार वह कांच की दीवार पूरी तरह टूट कर बिखर गई। आवाज सुनकर रेहान ने उस तरफ देखा। उन दोनों को आजाद देखकर रेहान भी धीरे से मुस्कुराया और बोला, गुड जॉब मेरे बच्चों। रेहान ने उस तरफ देखा जहां सिवी थी। उसकी आंखें बंद हो गई थी। रेहान ने उन लोगों से लड़ते हुए आगे बढ़ उसके सामने जो भी आ रहा था वह उसके हाथ, गर्दन, पैर बुरी तरह तोड़ मोड़ देता था। उन लोगों से लड़ते हुए रेहान की शर्ट भी फट गई थी। रेहान उन सबको घायल कर रूम तक तो पहुंच गया था, पर रूम पर लॉक लगा था। रेहान ने कुछ सेकंड का पोज लिया, फिर जोर से लात मारकर डोर ओपन किया। डोर ओपन करते ही रेहान अंदर आया। सिवी की आंखें बंद थी, वह बेहोश थी। रेहान जल्दी से उसके पास गया और उसके हाथों की रस्सी खोल सिवी की कलाई पर उसके गले से स्कार्फ निकाल कर बांध दिया। सिवी के गालों पर थपथपाते हुए रेहान ने कहा, सिवी सिवी आंखें खोलो। सिवी उसके इस तरह से थपथपाने पर और बुलाने पर सिवी ने अपनी आंखें खोली। उसने धुंधली नजरों से रेहान को देखा। सिवी के होश में आते देखकर रेहान ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। सिवी का चेहरा उसकी मस्कुलर चेस्ट में छुपा था। सिवी को गले लगाकर रेहान को ऐसा महसूस हुआ कि अब वह सांसें ले पा रहा है। उसने अपनी आंखें बंद कर सिवी के सर पर किस करते हुए खुद से कहा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कैसे जीता। उसने सिवी को अपनी बाहों में उठाया और उसे लेकर जाने लगा। इधर विहान और रूहान दोनों ही आगे बढ़ रहे थे, पर तभी उनके सामने रुद्राज के आदमी आकर खड़े हो गए, जिनके हाथों में हथियार थे। दोनों बच्चों पर गन पॉइंट कर उन्होंने कहा, कहाँ जा रहे हो चूहों, तुम दोनों यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। उनकी बात सुनकर विहान और रूहान ने उनकी तरफ देखा और अपने हाथ में पकड़ी गन दोनों ने उनके ऊपर भी पॉइंट कर दी। उन दोनों ने रूम से निकलते ही वहां पर पड़ी गन उठा ली थी। बच्चों के हाथ में गन देखकर उन आदमियों ने हंसते हुए कहा, अब ये खिलौना नहीं है, या असली की बंदूक है, तुम दोनों से ना चलेगी। बोलते हुए वह सभी आदमी हंसने लगे। विहान और रूहान ने बिना एक पल की देरी के ट्रिगर पर उंगली रख दबा दिया। उस आदमी को गोली लगते ही वह खामोश हो गया। उन दोनों ने एक एक कर सभी आदमियों को शूट किया। यह पहली बार था जब दोनों ने अपने हाथों में हथियार लिए थे। वह दोनों उन आदमियों को मार कर भाग गए। बाहर का रास्ता ढूंढते हुए भाग रहे दोनों ही बच्चे अंदर आ रहे शिव से टकरा गए। शिव ने दोनों को ठीक देखकर उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। शिव ने दोनों से पूछा, बेटा मम्मा कहाँ है आपकी। रूहान ने कहा, पापा मम्मा के पास गए हैं उन्हें लेने। शिव की बेचैनी यह सुनकर कुछ कम हुई। उसने दोनों को अपनी गोद में उठाया और उन्हें लेकर बाहर चला गया। इधर रेहान सिवी को लेकर सबसे लड़ते हुए आ रहा था। रुद्राज ने अपने और आदमी भेज दिए थे रेहान को रोकने के लिए। रेहान ने सिवी को साइड में खड़ा कर दिया दीवार से लगाकर और उनसे लड़ने लगा। वह दोनों उसी फैक्ट्री के फर्स्ट फ्लोर पर थे। सिवी रेहान को उनसे लड़ते हुए अपनी धुंधली आंखों से देख रही थी। तभी सिवी ने दूसरी तरफ देखा जहां एक आदमी रेहान के ऊपर निशाना लगाए खड़ा था। सिवी यह देखकर रेहान को आवाज देना चाहती थी, पर उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वह लड़खड़ाते कदमों से रेहान के पास गई। सिवी ने रेहान को कवर करके खड़ी हो गई। उस आदमी ने जो गोली रेहान के ऊपर चलाई थी वह सिवी को जाकर लगी। गोली लगते ही सिवी खुद को संभाल नहीं पाई और नीचे गिर गई। आवाज सुनकर जब रेहान ने लड़ते नीचे देखा तो सिवी फर्स्ट फ्लोर से नीचे जा गिरी थी। उसके सर से खून बह रहा था। वह एक पल था जब सिवी ने आंखें बंद करने से पहले आखिरी बार रेहान का चेहरा देखा था। रेहान सिवी को आंखें बंद करते हुए देख रहा था। वह जब तक उन लोगों से लड़कर नीचे आया, सिवी पूरी तरह बेहोश हो चुकी थी। उसने सिवी को अपनी बाहों में उठाया तो सिवी ने बेजान हो चुकी थी। उसके सीने में गोली लगी हुई थी। रेहान ने फिर किक किया। सिवी अब सांसें नहीं ले रही थी। उसी एक पल में रेहान को लगा सिवी उसे छोड़कर चली गई। वह उसे ऐसे ही अपनी बाहों में उठाए खड़ा था। शिव जब वापस अंदर आया तो उसने रेहान की बाहों में सिवी को निढाल देकर उसे भी धक्का लगा। रेहान सिवी को शिव के हाथों में दिया और उसे बाहर जाने का इशारा किया। शिव सिवी को लेकर बाहर आ गया और रेहान उन लोगों को बुरी तरह गुस्से में मारने लगा। शिव सिवी को गाड़ी में रख कर वापस जाने लगा। वह कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि तभी वह पूरी फैक्ट्री ब्लास्ट हो गई। झटका लगने पर शिव भी दूर जा गिरा। फ्लैशबैक एंड। सिवी ने उस दिन का सच बताया जब उसने आखिरी बार रेहान का चेहरा देखा था। उसके आगे की कहानी यशिका ने बताई, जिसे सुनकर सिवी को जोर का धक्का लगा। उस दिन उसने अपने रेहान को आखिरी बार देखा था। क्या उसका रेहान उसे उसी दिन छोड़कर चला गया था।
शिवी ने खुद से ही कहा। उसके आंखों से आंसू निकलकर उसके चेहरे पर आ रहे थे। यशिका ने शिवी को गले से लगा लिया। वह उसके गले लग कर रोने लगी। जहां एक तरफ शिवी ने ऋत्विक और यशिका को उस दिन का सच बताया तो दूसरी तरफ अर्पित और राहुल भी कियान को उस दिन का सच बता रहे थे। कियान को भी यह जानकर धक्का लगा था कि अब उसका दोस्त रेहान नहीं रहा। राहुल ने गुस्से और अफसोस में कहा, उस रुद्राक्ष ने हमसे हमारे अपने को छीना है। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं बस आपके होश में आने का इंतजार कर रहा था। राहुल जब बोलकर चुप हुआ तो अर्पित ने कहा, भाई, रेहान भाई जिंदा हैं। अर्पित की बात सुनकर कियान ने सवालिया नजरों से अर्पित को देखा तो वहीं राहुल उसे हैरानी से देख रहा था। हाँ, वह जिंदा है। रुद्राक्ष ने फैक्ट्री को ब्लास्ट करने से पहले उन्हें निकाल लिया था। वह आज तक उन्हें टॉर्चर करता आ रहा है और उनसे आपके बारे में पूछ रहा है। उसे आज भी यकीन है कि आप जिंदा हैं। अर्पित ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, राहुल ने उसकी कॉलर पकड़ ली। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? भाई जिंदा है, राहुल ने गुस्से से कहा। अर्पित ने उसकी बातों का जवाब देते हुए कहा, इसलिए नहीं बताया, तेरा गुस्सा देखा है तूने। तुझे जैसे ही पता चलता है तू उन्हें बचाने के लिए रुद्राक्ष को ढूंढता हुआ उसके पास जाता और तेरे उसके पास जाते ही सब खत्म हो जाता। कोई नहीं बचता। फिर हम सब एक एक करके मारे जाते। कियान, जो उन दोनों को आपस में ही लड़ते हुए देख रहा था, उसने कोल्ड वॉइस में कहा, स्टॉप। उसके कहते ही दोनों एक दूसरे से अलग हुए। कियान ने अर्पित की तरफ देखा और उसी टोन में कहा, कहाँ रखा है उसने रेहान को? यह तो नहीं पता भाई। एक शख्स है जो हमें रेहान भाई तक पहुंचा सकता है। कौन है वह? राहुल ने पूछा। गुरु। गुरु हमें रेहान भाई तक पहुंचा सकता है। कहाँ मिलेगा यार? राहुल ने फिर से सवाल किया। अपने आदमियों को लगाया है मैंने उसके पीछे। जल्दी ही उसकी लोकेशन हमारे पास होगी। अर्पित ने कहा। हम मुंबई कब जाएंगे? राहुल ने कियान की तरफ देखते हुए पूछा। अभी नहीं, पहले हम रेहान को वापस ले आए, उसके बाद। कियान अपनी बात कहकर चला गया। मुंबई में अगली सुबह, यह सुबह उन लोगों के लिए थी जो कल की रात सोए नहीं थे। विवान और विहान ने तो पूरी रात जागकर बिताई थी। एक बार फिर सभी हॉल में थे और सबकी नजरें रचित पर थी। रचित के हाथ में डीएनए टेस्ट रिपोर्ट थी जिसे वह पढ़ रहा था। रचित ने रिपोर्ट पर उसे फोल्ड करते हुए विवान की तरफ देखते हुए कहा था, बे तू इतने दिनों से, सालों से। रचित का यह सवाल किसी को समझ नहीं आ रहा था। विवान भी उसे अजीब नजरों से देख रहा था। रचित ने सबकी सोच पर फुल स्टॉप लगाते हुए विहान की तरफ देखते हुए कहा, यह कियान ही है। फिर रिपोर्ट को वहीं पड़े टेबल पर फेंकते हुए कहा, रिजल्ट पॉजिटिव है। रचित का यह कहना था कि सबके चेहरे पर स्माइल आ गई, पर विवान, उसे अभी भी कुछ चीजें समझ नहीं आ रही थी। विहान ने आगे बढ़कर विवान को अपने गले लगा लिया। एक आदमी जिसके हाथ पर रस्सी से बंधे थे, उसे बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया जा रहा था, पर तभी कुछ आदमियों ने पीछे से उन पर हमला किया। एक आदमी ने दूसरे आदमी से कहा, तुझे देखने के लिए आंखें तरस गई थी। कुछ समय पहले विहान ने आगे बढ़कर विवान को गले लगाया। उससे गले लगते ही विवान को भी सुकून मिला। उसे एक खुशी का एहसास हुआ, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे रिएक्ट करे। विवान के सामने अब सारा सच था। उसके माँ पापा ने उसे जानबूझकर अकेला नहीं छोड़ा था। हालातों की वजह से वह अकेला रह गया था। उसके अंदर जो इतने टाइम से गुस्सा भरा था, जिसे वह अपने माँ पापा से के मिलने पर निकालने वाला था, अब वह गुस्सा भी कहीं गायब हो गया था। अब उस गुस्से का कोई मतलब ही नहीं था। विवान सांझ से मिलने आया था। शाम का वक्त था। बीच पर काफी ज्यादा लोग थे जो सनसेट देखने आए थे। विवान और सांझ काफी दूर शांत जगह बैठे थे। विवान ने उसे कल रात जो भी हुआ उसे सब बता दिया। विवान की पूरी बात सुनकर सांझ ने खुश होते हुए कहा, तुम जो कह रहे हो वह सच है। तुम सच में उसके जुड़वा भाई हो? विवान ने धीरे से कहा। सांझ ने उसके गले में अपने दोनों हाथ लपेटते हुए कहा, अब तुम्हारी भी फैमिली, वह भी इतनी बड़ी। तुम्हारी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, मेरी मम्मा ने बताया है। एक तरह से देखा जाए तो मैं भी तुम्हारी फैमिली का ही एक हिस्सा हूँ। मेरे पापा तो तुम्हारे पापा को बहुत मानते हैं, वह उन्हें अपना बड़ा भाई मानते, तुम सोच भी नहीं सकते। विवान, मुझे पापा कैसे थे? तुम्हारे मेरे डैड हमेशा उनकी तारीफ करते हैं। उनके जैसा परफेक्ट मैन शायद ही कोई होगा। बोलते हुए सांझ ने कुछ सेकंड का पोज लिया। और क्या कहते हैं तुम्हारे पापा उनके बारे में? विवान ने पूछा। कहते तो वह बहुत कुछ है, पर मैं क्या क्या बताऊं? मैं तुम्हारे लिए मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारा एक भाई है, फैमिली है। सांझ की बात को बीच में काटते हुए विवान ने कहा, फैमिली, एक ऐसी फैमिली जिसने पेरेंट्स ही नहीं। मैं जानती हूँ तुम्हें इस बात का बहुत बुरा लगा होगा, पर उनके साथ बहुत गलत हुआ। क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपने पेरेंट्स को इंसाफ दिलवाना चाहिए? क्या तुम उन लोगों से बदला नहीं लोगे जिनकी वजह से तुम इतने सालों तक अपने परिवार से दूर रहे, जिन्होंने तुम्हारे पेरेंट्स को धोखे से मार दिया? उनके साथ जो हुआ उसका बदला तो मैं ले लूंगा, पर क्या कभी मैं उस परिवार में शामिल हो पाऊंगा? विवान ने कहा, क्यों नहीं होगे तुम उनमें शामिल?
विवान, वह तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी अपनी फैमिली, सांझ ने कहा। जानता हूं, पर क्या मैं इतनी अच्छी फैमिली डिजर्व करता हूं? बोलते हुए विवान ने अब अपने हाथ देखे और उन्हें देखते हुए आगे कहा, या मेरे हाथ खून से रंगे हैं सांझ, तुम सोच भी नहीं सकती। मैंने अपने हाथों से कितने ही लोगों की जान ली है, जिसमें ना जाने कितने ही जाने मासूम थी। तुमने जिन्हें मारा वह लोग मासूम नहीं थे, सारे क्रिमिनल्स थे। तुम्हारे इन हाथों से किसी भी इनोसेंट की जान नहीं गई। सांझ की बात सुनकर विवान उसकी आंखों में देखने लगा। हाँ विवान, मुझे गौतम ने सब बताया है। उसने तुम्हारे हाथों से किसी भी ऐसे इंसान को मरने नहीं दिया जो इनोसेंट हो। तुमने हमेशा क्रिमिनल को मारा है। सांझ की बात सुनकर विवान ने उसे गले से लगा लिया। सांझ ने विवान की पीठ पर हाथ रख उसे धीरे धीरे से सहलाते हुए कहा, अब तुम खुशी खुशी अपनी फैमिली को अपना सकते हो। वह सब तुम्हारे अपने हैं। सांझ की बात सुनकर विवान ने उसे और कसकर पकड़ लिया। दिल्ली, रामास्वामी ने कॉल पर बात करते हुए कियारा मल्होत्रा से कहा, आयो मैडम, मैं आपको क्या बताता। आज मैं राधिका से मिलने हॉस्पिटल गया तो पता चला राधिका अपने पति के साथ चला गया। राधिका चली गई, कहाँ गई? वह हमने आपको बहुत भरोसे के साथ राधिका की जिम्मेदारी दी थी। कियारा ने गुस्सा करते हुए कॉल पर दूसरी तरफ से कहा, आई नो मैडम, मैं जानता, पर क्या करता। जब मैं गया उससे 2 दिन पहले ही राधिका चला गया। बहुत पता किया पर कुछ पता नहीं चला वह कहाँ गया। रामास्वामी ने कहा, उसके पति का क्या नाम है? कियारा ने पूछा। नहीं पता मैडम, मैंने पता किया पर कुछ पता नहीं चला। रामास्वामी ने कहा, ओके, हम आपसे बाद में बात करते हैं। बोलते हुए कियारा ने कॉल कट किया और सोचते हुए खुद से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? बोलते हुए कियारा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों के सामने हर तरफ लाशें थी और कुछ गाड़ियां जिनमें आग लगी थी। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली और टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाकर पानी पिया। विला में झरना विहान के रूम में थी। विहान का सर झरना की गोद में था और झरना हल्के से उसके सर को सहला रही थी। क्या वह हमारे साथ रहने के लिए तैयार होगा? विहान ने पूछा। अरे क्यों नहीं होंगे, आप लोग उनकी फैमिली हैं। भला कोई अपनी फैमिली से दूर रह सकता है क्या? झरना ने कहा। पर उसकी आंखों में मैंने खालीपन देखा। विहान ने कहा, अब थोड़ा बहुत तो उन्हें अजीब लगेगा ही। जो इंसान इतने सालों से खुद को अनाथ समझ रहा हो, अचानक उसे उसकी फैमिली मिल जाए, वह भी इतनी अच्छी, ऊपर से पावरफुल, तो सारी बातों को समझने एक्सेप्ट करने में टाइम तो लगेगा ही। झरना ने विहान को समझाया। फैमिली की वैल्यू उन्हें सबसे ज्यादा पता होती है जिनके पास फैमिली नहीं होती। तुम देखना, वह अपनी फैमिली को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। झरना ने फिर से उसे समझाते हुए कहा। विवान जब विला वापस आया तब रात हो चुकी थी। सब खाना खाकर अपने रूम में थे, पर आंसू और विहान दोनों ही विवान के आने का इंतजार कर रहे थे। जब काफी देर तक विवान नहीं आया तो विहान को लगा शायद वह उन्हें छोड़कर चला गया है। उसने अपना फोन लिया और नंबर डायल करने लगा, पर तभी कदमों की आहट सुनकर विहान रुक गया। उसने सामने देखा तो विवान अंदर आ रहा था, पर उसके साथ कोई और भी था। विवान गौतम के साथ आया था। विवान और विहान दोनों को देखकर गौतम को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। या दोनों एक दूसरे की कार्बन कॉपी हैं, गौतम ने खुद से कहा। विवान ने गौतम को इंट्रोड्यूस करवाया। आंसू सबके लिए खाना सर्व करने लगी। स्वाति भी नीचे आ गई थी। उसे भी विवान की चिंता हो रही थी। आखिर वह दोनों थे तो उसकी बेस्ट फ्रेंड के बेटे। विवान और विहान और गौतम तीनों खाना खाने लगे। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।